नेक्स्ट, ये एक सबसे छोटा टॉपिक है आईआईटी में, जो बहुत ही कम पूछा जाता है, लेकिन कभी कभी पूछ सकते हैं, सिर्फ फैक्ट्स में कभी कभी। तो हमें बस बेसिक फैक्ट्स याद करना है। ये सिंपल थ्योरी है, इसमें कोई लॉजिक कुछ नहीं है, बस सिंपल सी थ्योरी है जो हमें याद रखनी है। अल्फा रेस, अल्फा रेस वो होती हैं जो पॉजिटिवली चार्ज है। वैसे एक्चुअली देखा जाए हमें तीनों को अलग नहीं एक साथ पढ़ना चाहिए, तो डिफरेंस के तौर पे हमने अच्छे से समझ आएगा। एग्जैक्टली। अल्फा रेस जो है वो पॉजिटिवली चार्ज होती हैं और हीलियम आयन होती है। तो हीलियम आयन 2He2 और 2+, हीलियम न्यूक्लियस को हम अल्फा रेस कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास बीटा रेडिएशन। अब ये जो होती हैं इलेक्ट्रॉन्स की जो स्ट्रीम होती है उसे हम बीटा रेडिएशन कहते हैं। नेक्स्ट है गामा रेस। गामा रेस होती हैं हाई एनर्जी फोटॉन्स होते हैं, जिनके पास ना ही मास होता है ना ही चार्ज होता है, लेकिन बहुत शॉर्ट वेवलेंथ होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में देखा जाए तो ये टुवर्ड्स द एंड पाए जाएंगे वेवलेंथ के टर्म्स में। राइट। तो इनका वेवलेंथ सबसे कम है, तो इनकी एनर्जी बहुत ही ज़्यादा होती है। नेक्स्ट अल्फा रेज होती है, सबसे ज़्यादा मैसिव होती हैं। सबसे ज़्यादा मैसिव रेस अल्फा रेज होती हैं, फिर बीटा होती हैं, फिर गामा होती हैं। अब क्योंकि ये मैसिव होती हैं, इनके पास आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी होती है कितनी एनर्जी से आप हिट कर सकते हो किसी चीज़ को, तभी आप आयनाइज कर पाओगे। क्योंकि इनका मास बहुत ज़्यादा, इनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी, तो इसलिए इनकी आयनाइजेशन पावर सबसे ज़्यादा होती है। फिर उसके बाद होती है आयनाइजेशन पावर बीटा रेस की, उसके बाद गामा रेस की। गामा रेस की ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होती है, क्योंकि उनके पास कोई मास ही नहीं है। राइट। अब लीस्ट डेंजरस होता है कि कितना पेनिट्रेट कर सकता है। जब तक हम लोग अल्फा रेस को इनहेल ना करें, अल्फा रेस हमारी बॉडी में पेनिट्रेट नहीं कर सकती। जो बीटा रेडिएशन है वो फिर भी थोड़ा पेनिट्रेट कर सकती हैं, लेकिन जो गामा रेडिएशन से ये सबसे ज़्यादा पेनिट्रेट करती है हमारी बॉडी में। अब लास्ट चीज़ है, क्योंकि इनके पास हाईएस्ट पेनिट्रेटिंग पावर होती है। अब लास्ट चीज़ है, हमें पता होनी चाहिए अल्फा डीके, बीटा डीके और गामा डीके में होता क्या है। एग्जैक्टली। अल्फा डीके में क्या होता है, सपोज हमारे पास एक्स न्यूक्लियस है जिसका मास A और Z है। अगर अल्फा डीके हुआ तो 4He2 निकलेगा, तो इसलिए A-4 Z-2 Y बनेगा। नेक्स्ट है हमारे पास बीटा डीके। बीटा डीके दो टाइप के हो सकते हैं, या तो बीटा पॉजिटिव या तो बीटा नेगेटिव। बीटा नेगेटिव में क्या होता है, X Z A जब कन्वर्ट होता है तो एक इलेक्ट्रॉन निकलता है और उसके साथ एक न्यूट्रिनो निकलता है जो आता है AXZ+1। दैट्स करेक्ट। वैसे हम लोग उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं नॉर्मल डीके को। करेक्ट। अगर पॉजिट्रॉन निकलता है, पॉजिट्रॉन क्या होता है, सेम सब कुछ उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं इलेक्ट्रॉन्स जैसी हैं, लेकिन उसमें क्या होता है, उसका चार्ज जो है ऑपोजिट होता है इलेक्ट्रॉन के। राइट। तो उस केस में ये घट जाता है, प्लस एक एंटी न्यूट्रिनो निकलता है। राइट। ठीक है। अब लास्ट चीज है गामा रेडिएशन। गामा रेडिएशन में क्या होता है, जो एक्स है AZ ये एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में पहुंच जाता है। इसमें कोई चेंज नहीं होता मास नंबर और उसमें। दैट्स राइट। और ये स्पेशली तब अकम्पनी करता है जब भी बीटा और अल्फा डिके होता है, तो उस केस में जो हमारा न्यूक्लियस बनता है ज़्यादातर एक्साइटेड स्टेट में रहता है, तो ग्राउंड स्टेट में आने के लिए वो गामा रेडिएशन एमिट करता है। बेसिकली ये उसके आगे का कंसेप्ट है हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर में ही, बट इट इज ऑल्सो यूजफुल बिकॉज पेपर में कई बार पूछ लेते हैं ये टॉपिक। Now we come to the last topic for this chapter, in the theory at least, and that is X-rays. अब एक्स-रेस ये एक्चुअली हमें स्कूल में पढ़ाया नहीं जाता, ये एकदम सबसे छोटा आईआईटी का टॉपिक है जिसमें सिर्फ थ्योरी है और डायरेक्ट एक दो फॉर्मूलेज हैं जो हमें याद रखने हैं। अब एक्स-रेज जो है वो हाई एनर्जेटिक रेडिएशंस होती हैं जिनकी बहुत शॉर्ट वेवलेंथ होती है, लेकिन जो इनकी वेवलेंथ होती है वो लैम्डा फॉर एक्स-रेस इज ग्रेटर देन लैम्डा फॉर गामा रेस। ये हमें बेसिकली याद रखना पड़ता है। नेक्स्ट है, ये पास कर जाते हैं मटेरियल से ऑलमोस्ट अनचेंज, तो इसलिए हम लोग ये बोन का जो हम लोग लेते हैं तो एक्सरे लेते हैं तो वहाँ पर ये काम आते हैं। उसके बाद ये जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड है उसका जो है कोई इफेक्ट नहीं होता इन टाइप की रेस के ऊपर। और ये सबसे इंपॉर्टेंट, ये प्रोड्यूस कब होती हैं,
ये प्रोड्यूस तब होती है जब मेटल एनोड है उसे हम बोम्बार्ड करते हैं वेरी बहुत हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन से। दिस इज द रीजन वो इतने हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स के बम्बार्डमेंट की वजह से प्रोड्यूस होती है कि उनको बाकी के जो जिन मटेरियल से पास करते हैं उनसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। एंड मोर ओवर जो फील्ड्स होती है इवन उनका भी इन रेस पे कोई इफेक्ट नहीं आता, इसलिए हम इन रेस को काफी जगहों पे यूज कर सकते हैं जहां मेजरली सारी रेस ब्लॉक हो जाती हैं या उनके पाथ में डिस्ट्रप्शंस आ जाती हैं। अब क्योंकि इनका एनर्जी बहुत ज़्यादा है तो ये फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन में बहुत यूजफुल है, क्योंकि पहली बार जब साइंटिस्ट ने फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन देखा था तब एक्सरे से ही देखा था, कोई नॉर्मल विजिबल लाइट से नहीं देखा था। That's right. तो इसके लिए कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होती है E इंटू वी, ई मतलब चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, V इज इक्वल्स टू वोल्टेज अप्लाइड, H इंटू न्यू। न्यू क्या है यहाँ पर? मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरेज, तभी हम लोग मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं उस केस में। राइट। अब नेक्स्ट है हमारे पास इंटेंसिटी। जो इंटेंसिटी है जनरली डिपेंड करती है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हिटिंग द टारगेट। इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? एनर्जी पर यूनिट एरिया इनटू टाइम। दैट्स राइट। तो हम लोग इसे एक्स से कह सकते हैं, पावर अपॉन एरिया। करेक्ट। ये इंटेंसिटी होती है और ये डायरेक्टली डिपेंड करते हैं कितने नंबर आते हैं। Intensity of X-rays basically so depends on the number of electrons hitting the target, right? अब लास्ट है कट ऑफ वेवलेंथ और मिनिमम वेवलेंथ। कट ऑफ वेवलेंथ जब एनोड से निकलते हैं इलेक्ट्रॉन्स तो हम लोग कहते हैं जो कट ऑफ वेवलेंथ आता है हमारा लैम्डा मिनिमम, हमें जो जितना चाहिए हो ताकि एक्सरेज बन सके, वो आता है 12440 divided by V Armstrong, right? वोल्टेज जो हम लोग का हमने अप्लाई कर रहे हैं, राइट। फिर नेक्स्ट है ये इसका जो स्पेक्ट्रम है वो कॉन्टिन्यूस होता है क्योंकि रिटार्डेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से है। और लास्ट है इसका जो कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम हम लोग देखते हैं एक्सरेज का, वो जो इलेक्ट्रॉन्स है उसका जो मूजलीज लॉ है वो कहता है जो फ्रीक्वेंसी ऑफ डायरेक्ट इज इक्वल्स टू ए सम कांस्टेंट इनटू जेड माइनस बी। अब जो जेड का होल स्क्वायर, हाँ का होल स्क्वायर, जो जेड होता है वो हमारा एटॉमिक नंबर होता है। राइट, वी नो दैट ऑलरेडी। क्योंकि जिस एटम से हम एक्सरेज निकाल रहे हैं उस पे डिपेंड करता है। बी जो होता है इसकी अलग अलग लाइंस होती हैं, के अल्फा मतलब के ए और के अल्फा, एल ए और एल अल्फा लाइंस कहते हैं हम लोग एक्सरेज के स्पेक्ट्रम में, जिसके लिए बी की अलग अलग वैल्यूज होती हैं। जो बी की वैल्यूज दे रखी हैं उसमें से जो वैल्यूज होती हैं बी की वो होती है 1 अगर के अल्फा लाइन की हम बात कर रहे हैं। राइट। अगर एल अल्फा की बात करें तो बी की वैल्यू 7.4 होती है। और यही हमने नीचे एक स्पेक्ट्रम बना रखा है इंटेंसिटी और वेवलेंथ के बीच, जो हमें दिखा रहा है कि ये कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम है और के अल्फा के बारे में बता रहा है इस वोल्टेज पे, गिवन वोल्टेज पे। तो हमारा ये टॉपिक था एक्सरेज का। बेसिकली with the end of X-rays we also come to the end of theory for the chapter atomic structure and nuclei. We'll now have a look at some good concepts, some that may not have been covered in the theory when we come to the questions of the chapter. So this was it for the theory of atomic structure and nuclei. Okay, so now we start with questions for the chapter atomic structure and nucleus. Basically, we just had a look at the theory, and much more of the concepts we'll be covering through our questions now. So coming to question number 1, it says compare the radius of hydrogen and deuterium atom. It's quite a general conceptual question. We'll just see how to do it. Okay. तो चलिए आंसर की ओर चलते हैं। अब सबसे पहले कॉमन मिस्टेक जो सब बच्चे करते हैं, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए हाइड्रोजन होता है हमारे पास 1H1 और ड्यूटेरियम होता है 2H1, राइट। अब बच्चे ये फॉर्मूला लगाते हैं, बोलते हैं कंपेयर बोल रखा है तो चलो ये फॉर्मूला लगा देते हैं, R0 A की पावर 1/3। तो ये कॉमन मिस्टेक है, लेकिन एक्चुअली ये जो फॉर्मूला है गलत है क्योंकि ये न्यूक्लियस के लिए होता है, न्यूक्लियस साइज के लिए। लेकिन हमें क्वेश्चन में देखना चाहिए कि हमें एटम के लिए बोल रखा है, एटम का रेडियस कंपेयर करना है। तो हम लोग को एटम का रेडियस जो है हम लोग बोहर कंडीशन से हमें पता चलता है, बोहर्स फॉर्मूला से, राइट। तो बोहर्स फॉर्मूला हमें पता है रेडियस के लिए होता है R इज इक्वल्स टू n² h² अपॉन z k e² इंटू me, वेयर me इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट। तो R इज एक्चुअली इंडिपेंडेंट ऑफ मोलर मास। ए का सेम होना चाहिए, R Right. इज सेम फॉर बोथ
हाइड्रोजन एंड ड्यूटेरियम। ड्यूटी। बेसिकली हमने ये देखा कि इट्स वेरी टेम्पटिंग टू व्हेन वी सी कि उनका मास कंपेयर करो, हमें पता है उनका मास नंबर अलग होता है, हमें सॉरी उनका रेडियस कंपेयर करने बोला था, एंड स्पेशली इन फिजिक्स टू यूज दिस इज वेरी टेम्पटिंग, एंड जनरली हम लोग भूल जाते हैं कि ये न्यूक्लियस का फॉर्मूला होता है। दिस वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग हियर, ट्रिक हियर, बिकॉज ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कई बार आता है, एंड वी जनरली फॉरगेट टू दैट एक्चुअली एटम का रेडियस हम लोग बोहर्स फॉर्मूला से निकालते होते थे। तो बेसिकली अगर हम बोहर्स फॉर्मूला यूज करते हैं, हमें पता चलेगा कि मास नंबर से कोई फर्क ही नहीं पड़ता, एंड उन हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम में बेसिकली सिर्फ मास नंबर का फर्क है, बाकी सब सेम है। सो इसलिए इन दोनों का रेडियस भी सेम आ जाएगा। विद दिस वी एंड विद द क्वेश्चन नंबर 1. Coming to question number 2, it says, an imaginary H-like atom, hydrogen-like atom was created and the electron was replaced by a particle having mass 200 times the mass of electron. हमने एक imaginary atom लिया, H-like atom, that is 1 electron वाला atom, उसका जो इलेक्ट्रॉन था उसको हमने एक पार्टिकल से रिप्लेस कर दिया जिसका मास इलेक्ट्रॉन के मास की 200 टाइम्स है. नाउ वी आर टू सी विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी एप्लीकेबल ऑन द न्यू एटम. उसका पहला पार्ट है रेडियस डिक्रीजेस एज कम्पेयर टू एच एटम. एच एटम से रेडियस कम हो जाएगा. सेकेंड ऑप्शन, वो बोहर की क्वांटाइजेशन कंडीशन फॉलो ही नहीं करेगा. It doesn't follow Bohr quantization condition. Third option, velocity of electron in first orbit increases. जो इलेक्ट्रॉन की फर्स्ट ऑर्बिट में वेलोसिटी है वो बढ़ जाएगी. And last option is both A and B are correct. We'll see how to do this question. Okay. आंसर. तो सबसे पहले हमें बोहर का फॉर्मूला रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट पता होना चाहिए. वो होता है n स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर अपॉन z k e स्क्वायर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. अगर हम लोग बोहर के एटम को चेंज करें, जैसे हमें इस क्वेश्चन में दिया है इलेक्ट्रॉन को हम लोग चेंज कर रहे हैं, तो एक्चुअली अगर हम लोग पूरी डेरिवेशन वापस करें तो हम लोग देख सकते हैं जो m ही है ये एक्चुअली होता है m जो होता है मास ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन, मूविंग पार्टिकल अराउंड द न्यूक्लियस. That's right. तो हमारे जो गिवन केस है उसमें जो है हमारा r डैश n जो है वो हो जाएगा हमारे पास n स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर अपॉन z k e स्क्वायर इंटू 200 me. Right. ठीक है, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन 200 rn. तो हमने देखा जो रेडियस है वो डिक्रीज हो गया, तो A इज करेक्ट. अब सेकेंड पार्ट, बोहर की जो क्वांटाइजेशन कंडीशन है चेंज नहीं होगी, वो अभी भी फॉलो करेगा पार्टिकल. That's right. क्योंकि जो पार्टिकल है वो इलेक्ट्रॉन जैसा ही है, बस उसका मास बढ़ गया है, उसकी और कोई प्रॉपर्टीज चार्ज या कुछ भी चेंज हुआ नहीं है. तो ऐसा कोई रीजन नहीं है कि बोहर की क्वांटाइजेशन कंडीशन फेल हो जाए. Right. तो वो अभी भी फॉलो करेगा. तो बी इज करेक्ट. बी स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, सॉरी, इन द गिवन क्वेश्चन, बिकॉज इट सेज दैट इट फेल्स बोहर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन. तो इससे हम देखते हैं कि डी ऑप्शन भी रूल आउट हो जाता है. डी ऑप्शन जो है इज रूल्ड आउट बिकॉज बी इज इनकरेक्ट. राइट. अब बचता हमारे पास सी ऑप्शन, एंड मोरओवर हमें पता है दिस इज जस्ट वन ऑप्शन करेक्ट. सो जब नहीं, अभी कह नहीं सकते, ये मल्टीपल चॉइस भी हो सकता है, तो हम लोग को देखना चाहिए कि सी ऑप्शन आ रहा है कि नहीं. ठीक है. तब सी ऑप्शन के लिए हम लोग बोहर की क्वांटाइजेशन कंडीशन लगाते हैं. एम ई इंटू आर इंटू वेलोसिटी इज इक्वल्स टू एन एच अपॉन 2 पाई. तो जो वेलोसिटी है वो आ जाएगा एन एच अपॉन 2 पाई इंटू 1 अपॉन एम ई इंटू आर. राइट राइट राइट. ठीक है, अगर हम लोग ऊपर वाले फॉर्मूले से देखें, जो हमारा ऊपर फॉर्मूला है आर का, तो हम लोग देखेंगे एम ई इंटू आर जो है वो कांस्टेंट है. That's right. हमारा कुछ चेंज नहीं हो रहा. राइट. और नीचे अगर हम लोग फॉर्मूले में डाले एन एच अपॉन 2 पाई भी कांस्टेंट है. राइट. तो ये है कांस्टेंट. तो जो वेलोसिटी हमने देखी, वेलोसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ मूविंग पार्टिकल. दैट्स राइट. सो सी इज पार्टिकल मास. सो सी इज इनकरेक्ट. तुम्हारे हिसाब से चाहिए मल्टीपल चॉइस भी होता, इसका आंसर सिर्फ ए है. ओके, सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 2 फॉर अस.
Moving on to question number 3. A doubly ionized lithium atom is hydrogen-like atomic species. We know that. Firstly, find the wavelength of the radiation required to excite the electron in lithium 2+ form from the first to the third Bohr orbit. और हमें इसमें हाइड्रोजन एटम की आयनाइजेशन एनर्जी दी हुई है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. And secondly, how many spectral lines are observed in the emission spectrum of the above excited system? So let's see how to do this question. सबसे पहले हमें बोल रखा है वेवलेंथ निकालने, तो हमें प्लैंक्स कंडीशन से पता है hc बाय लैम्डा इज इक्वल्स टू एनर्जी. तो अगर हमें एनर्जी हम लोग निकाल लें, जो कि इस केस में चेंज इन एनर्जी है, तो हम लोग लैम्डा निकाल सकते हैं. तो हमारा मेन काम है डेल्टा ई निकालना. अब डेल्टा ई क्या निकलेगा इस वाले केस में, E3 माइनस E1. इसमें हमें साइन का फर्क याद रखना चाहिए इस क्वेश्चन में, क्योंकि फाइनल स्टेट E3 है, इनिशियल स्टेट I1 है. तो हम लोग E3 माइनस E1 करके डेल्टा ई निकाल लेंगे, एक्साइटेशन एनर्जी जो हम लोग को वेवलेंथ देनी है. तो E3 के लिए आ जाएगा माइनस 13.6 Z² अपॉन n². हमारा फॉर्मूला है एनर्जी का बोहर कंडीशन के हिसाब से. तो इसकी वैल्यूज पुट करते हैं, तो माइनस 13.6. Z जो है हमारा लिथियम के लिए 3 है. That's right, we know that already. तो 3² अपॉन 3² माइनस 13.6 3² अपॉन 1². Right. तो जब हम लोग इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 13.6 हमने कॉमन ले लिया और 3² भी कॉमन ले लिया. Correct. तो ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 1/1 माइनस 1/9. तो जब हम लोग इसे सॉल्व करेंगे आएगा 13.6 इंटू 8 विच इज इक्वल्स टू 108.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स. That's right. तो अगर हम लोग इसे जूल्स में कन्वर्ट करना चाहे तो हम लोग इसे लिख सकते हैं 108.8 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल्स. That's right. इससे हमें एनर्जी तो निकालनी नहीं है, तो बस इसे हम लोग मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये आगे लैम्डा में कुछ कैंसिलेशन हो सकती है. Right. तो इसे हम लोग यहीं पर छोड़ते हैं. अब लैम्डा के फॉर्म में आते हैं. लैम्डा इज इक्वल्स टू hc अपॉन डेल्टा ई. तो 6.626 इंटू 10⁻⁻34 इंटू 3 इंटू 10⁸ अपॉन 108.8 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19. तो अगर हम लोग इसे सॉल्व करें तो ये आता है 1143 इंटू 10⁻⁻10 मीटर्स which is equivalent to 1143 angstrom, which Right. is the required answer That's right. for the first part. Now moving on to question number next part, this question's next part. So we get, So basically, we come to the second part now for the question. अब इसमें बोले नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस निकालना. तो हम लोग एक तरीके से एनर्जी डायग्राम बनाते हैं पहले. ये n इज इक्वल्स टू 3 है, ये n इज इक्वल्स टू 2 है, ये n इज इक्वल्स टू 1 है. इलेक्ट्रॉन 3 से 2 में आ सकता है पहली ट्रांजिशन, फिर 2 से 1 में आ सकता है दूसरी ट्रांजिशन. एक हो सकता है डायरेक्टली 3 से 1 में आ जाए. तो आंसर 3 आंसर है इसका, 3 पॉसिबल केसेस. Right. लेकिन ऐसे क्वेश्चन में अगर बहुत ही बड़ी वैल्यू दे रखी हो, जैसे 6 से 3 पे बोल दिया हो या 7 से 1 पे बोल दिया, 7 से 2 पे बोल दिया, तब तो हमारा एनर्जी डायग्राम बहुत टफ रहेगा. Right. तो इसके लिए हमने एक शॉर्टकट फॉर्मूला बनाया है. हो क्या रहा है इस सिचुएशन में, हमारे पास सपोज इनिशियल n2 है, फाइनली वो n1 में आ रहा है. That's right. ठीक है. तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स कितने हैं इसके बीच, n2 माइनस n1 प्लस 1, क्योंकि n2 और n1 दोनों इंक्लूडेड हैं. Right. ठीक है. अब इसमें से हमें 2 सेलेक्ट करने, कोई भी 2, ताकि कोई ट्रांजिशन हो सके. तो इसके लिए हम लोग कॉम्बिनेशन लगाते हैं n2 माइनस n1 प्लस 1 C2, सो विच इज इक्विवेलेंट टू n2 माइनस n1 प्लस 1 इंटू n2 माइनस n1 अपॉन 2. तो अगर हम लोग इस क्वेश्चन में भी फॉर्मूले से करें तो ये आ जाएगा 3 माइनस 1 प्लस 1 इंटू 3 माइनस 1 अपॉन 2. सो दिस गिव्स अस 3. That's right. Correct. So it's a shortcut formula. We can solve any question. Exactly. this. So this was the B part of question number 3.